चैप्टर है फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट। हमने एक चैप्टर खत्म कर लिया फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट। सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं दो वर्ड्स में, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का सिंपल मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन वहीं पे ब्रीथिंग से अलग है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। और हमें मिलता है क्या है, एनर्जी मिलता है। तो अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की डेफिनेशन सी, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एक्सेट्रा इन अ सिंपलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन इन अ सिंपलर फॉर्म दैट हेल्प विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन विच गिव्स अस एनर्जी। और रेस्पिरेशन में हमेशा ऑक्सीजन कंबाइन होगा कॉम्प्लेक्स चीज़ों के साथ और उन सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होगा सिंपलर चीज़ों में। यहाँ पे हमने रेस्पिरेशन का रिएक्शन भी लिख रखा है, C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और मिलेगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक। पिछले क्लास में हमने देखा था कि कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है वो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ती है वो होता है एंडोथर्मिक। यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो रेस्पिरेशन कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हमारे पास इसके बाद कोई और टर्म, कुछ और टर्म भी है, जैसे कि एक टर्म होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर यानी सेल, वो रेस्पिरेशन जो कि सेल के अंदर होता है क्या कहलाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस विद इन द सेल आर नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। एक वर्ड और हमारे पास, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि रेस्पिरेशन के टाइम पे ब्रेक डाउन होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूटते हैं, जिनका ब्रेक डाउन होता है, वो सारे सब्सटेंस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जनरली कार्बोहाइड्रेट होता है, बट हमेशा ये कभी कभी प्रोटीन भी हो सकता है और लिपिड भी हो सकता है। तो हमने बेसिक देख लिया रेस्पिरेशन है क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है। यहाँ तक होप आप लोगों को समझ आया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले हम समझेंगे ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। यानी इस पूरे प्रोसेस में हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा एग्जाम में होती है। तो हम ग्लाइकोलिसिस को समझने की कोशिश करेंगे। मैं समझाता हूँ आपको ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी है, क्या कि अगर कभी भी इस पूरे चेन में अगर फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो इससे याद रखना है कि वहां पे एटीपी टूटेगा। हमें फॉस्फेट ऐड करवाने के लिए एटीपी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कभी भी फॉस्फेट अगर फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो ये आपको शो करना पड़ेगा कि एटीपी टूटा है किसमें, एडीपी में, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और अगर फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, अगर फॉस्फेट रिमूव हो रहा है तो हमें दिखाना है वहां पे कि वहां पे एडीपी से एटीपी बना है। अगर ये आपने याद कर लिया तो आपके लिए साइकिल समझना बहुत इजी हो जाएगा। जहां पे भी हमने फॉस्फेट ऐड किया है वहां पे एटीपी यूज होगा, एटीपी टूटेगा एडीपी में। और जहां पे भी हमारा फॉस्फेट हट रहा है, रिमूव हो रहा है, वहां पे एडीपी से एटीपी बनेगा। ये आपको याद रखना, कुछ बेसिक बात है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट ऐड हुआ है। तो अगर फॉस्फेट ऐड होगा तो मुझे एक एटीपी को ब्रेक डाउन करके दिखाना पड़ेगा कि एटीपी कन्वर्ट किसमें हुआ है, एडीपी में। नेक्स्ट, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे जस्ट इसका फॉर्म चेंज हुआ है ग्लूकोज से फ्रुक्टोज, यहाँ पे कोई भी एडिशनल फॉस्फेट ऐड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमें कोई भी एटीपी का ब्रेकडाउन करके नहीं दिखाना है। फिर फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ट्रायोज फॉस्फेट में। ट्रायोज यानी जिसके अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन, और प्लस इसके साथ फॉस्फोरस है। और ये ट्रायोज फॉस्फेट का नाम क्या होता है, ग्लिसरीहेड्राइट 3 फॉस्फेट। और इसके दो फॉर्म में कन्वर्ट होगा जनरली, एक ट्रायोस फॉस्फेट ग्लिसरीहेड्राइट और एक बनाएगा ट्रायोस फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है उसको वापस से कन्वर्ट होना होता है किसमें, ट्रायोस बाईफॉस्फेट में।
इसलिए हमने आगे अगले स्टेप में क्या दिखाया है, 2 ट्रायोज बाइफॉस्फेट, यानी ये और ये दोनों क्या बना चुके हैं, ट्रायोज बाइफॉस्फेट। यहां तक कितने फॉस्फेट थे, सिर्फ एक, और यहाँ पे इसका एक फॉस्फेट प्लस इसका एक फॉस्फेट, कितने फॉस्फेट हो गए, 2 फॉस्फेट। इसलिए अगले स्टेप में हमें 2 ट्राइस बाइफॉस्फेट दिखाना पड़ेगा, और इससे इसमें जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे हमारा एक NAD+ यूज होता है, और वो NAD+ यूज होकर किस में कन्वर्ट होता है, NADH में। इतना याद रखना है। फिर देखो 2 ट्रायोज बाइफॉस्फेट बदला जाएगा 2 ट्रायोज फॉस्फेट, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, बाई का मतलब क्या होता है, 2। इस स्टेप तक हमारे पास 2 फॉस्फेट है, लेकिन अगले स्टेप में कितने फॉस्फेट बचे, सिर्फ एक। तो यहाँ पे मैंने बताया था जब भी अगर फॉस्फेट रिमूव होगा तो ADP से क्या बनेगा, ATP बनेगा। यही दिखाया हमने कि ADP से क्या बन गया है, ATP बन गया है। नेक्स्ट स्टेप में सिंपल ये ट्रायोस फॉस्फेट फिर बदल जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर कन्वर्ट होगा ये फॉस्फो इनोल पायरुवेट में, और लास्ट में ये फॉस्फेट भी इसमें से हट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, पायरुविक एसिड। और हमने दोबारा देखा कि अगर हमें फॉस्फेट हटाना पड़ रहा है तो वापस से एक ADP को ADP से क्या बनवाना पड़ेगा, ATP। इस पूरे साइकिल में हमने देखा कि हमारे पास यूज कितना हो रहा था, कुछ ATP हमने यूज किया फॉस्फेट को रिमूव करवाने, फॉस्फेट को ऐड करवाने के लिए, और कुछ ATP हमारा बना जब हमने फॉस्फेट को रिमूव करा। होप ये ग्लाइकोलिसिस समझ आया होगा आप लोगों को। देख लिया कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से क्या बन गया, पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड अलग अलग तरीके से टूट सकते हैं। पायरुविक एसिड 2 तरह के रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, एक रेस्पिरेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम इन दोनों रेस्पिरेशन को समझने की कोशिश करेंगे। एरोबिक यानी एयर, एयर यानी ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जहां पे हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, विथआउट ऑक्सीजन, ऐसे रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक जहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता, और एक जहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो यही चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहां तक हमने देख लिया था कि हमारे पास पायरुविक एसिड बन गया था। अब पायरुविक एसिड अलग अलग तरीके से टूटेगा, अभी मैं समझाता हूं। देखो ये पायरुविक एसिड है, एक पायरुविक एसिड देखो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल और CO2। याद रखना है ये केस कौन सा है हमारा, अनएरोबिक। कौन सा ये, अनएरोबिक, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है इस वाले केस में, अब्सेंट, O2 क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा, याद रखना है। और इस केस में बनता है कि हमारे पास इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी प्रोसेस को हम और क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, फर्मेंटेशन। अगर कोई बोले व्हाट इज फर्मेंटेशन, द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड और शुगर इनटू अल्कोहल और इथेनॉल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो हमने देखा कि यहाँ पे पायरुविक एसिड था, इनने ऑक्सीजन की एब्सेंट में रेस्पिरेशन करा और इसने प्रोडक्ट क्या क्या बनाया, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसके अंदर होता है, जनरली ईस्ट के अंदर। किसके अंदर होता है ये, ईस्ट के अंदर। तो अगर कोई पूछे कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस किसके अंदर होता है, ईस्ट के अंदर। और ये किस टाइप का रेस्पिरेशन है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसा रेस्पिरेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे एक दूसरा वाला केस, मैंने बताया था ना कि जहां पे ऑक्सीजन होगा लेकिन कम होगा, तो ये केस है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि एनओरबिक रेस्पिरेशन ईस्ट के अंदर ही क्यों होता है, क्योंकि ईस्ट एक ऐसा लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो विथआउट ऑक्सीजन भी अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस इजीली रन कर सकता है। और हमने पढ़ा कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसा कंडीशन है, जहां पे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो एक एक कंडीशन मैंने बताया था कि जहां पे ऑक्सीजन होगा तो कम होगा, उसको बोलेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन। और ये वाला केस होता कहाँ पे, हमारे मसल के अंदर। कहाँ पे होता है, इनसाइड मसल। इस केस में क्या क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। इस केस में मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। जनरली जब एथलीट बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, तो उस टाइप पे उनका हार्ट बीट, सारा ब्रीथिंग रेट बहुत हाई होता है। उस टाइम पे जब उनकी बॉडी रेस्पिरेशन कर रही होती है तो उनको हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन क्या एटमॉस्फेयर में हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, नहीं, एटमॉस्फेयर में उतना ही ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की क्या हो जाती है उस केस में, कमी हो जाती है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण जो हमारा ग्लूकोज है या पायरुविक एसिड वो कंप्लीटली टूट नहीं पाता है, और हमारी किसकी फॉर्मेशन होती है, लैक्टिक एसिड की।
तो होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आया होगा कि अनाएरोबिक एनाएरोबिक के दोनों टाइप है ना। रिवाइज, अब एक बार हमने जहां तक पढ़ा वहां तक रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ा जिसका नाम था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने पढ़ा कि हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था पायरुविक एसिड में। फिर वो पायरुविक एसिड आगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन में दो टाइप से टूट सकता था। एक केस जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, उस केस में बनेगा इथेनॉल, और एक केस जहां पे ऑक्सीजन कम है वहां पे फॉर्मेशन होगी लैक्टिक एसिड की। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ये जो हमारा फॉर्म हुआ है पायरुविक एसिड, इसको इंटर करना है क्रैब साइकिल में। लेकिन ये क्रैब साइकिल में डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता है। इसके लिए पहले इसको 3 कार्बन से टूटना पड़ेगा 2 कार्बन के प्रोडक्ट में। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए पायरुविक एसिड को क्रैब साइकिल से कनेक्ट करने के लिए बीच में एक रिएक्शन आता है जिसका नाम होता है लिंक रिएक्शन, और इसका एक और नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसी रिएक्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर होता क्या है इसमें। हाँ है, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में किसको कन्वर्ट होना है, पायरुविक एसिड को। तो देखो हमारे पास पायरुविक एसिड होता है, हमारे पास होता है को एंजाइम और NADP+, ये सारे हमारे रिएक्टेंट है। इसके अंदर कुछ कैटलिस्ट डलेंगे जैसे कि मैग्नीशियम, और किसका ब्रेकडाउन करवाना है, पायरुविक एसिड का। इसलिए कौन सा एंजाइम डलेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। किसी का भी ब्रेकडाउन करवाना होता है वो लिख दो, उसका जनरली जो ब्रेकडाउन वाला एंजाइम होता है उसके आगे क्या लगा देना है, डिहाइड्रोजनेज। तो इसका एंजाइम का नाम क्या होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज जनरली एंजाइम के लिए यूज करते हो, डाई का मतलब 2 होता है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और NADP+ यूज किया तो उससे क्या मिल जाएगा, NADH। जो हमें चाहिए था वो मिल गया। हमें क्या चाहिए था, 2 कार्बन का प्रोडक्ट, और 2 कार्बन का प्रोडक्ट हमें मिल गया। क्या मिला, एसिटाइल कोएंजाइम। क्या मिला हमारे पास, एसिटाइल कोएंजाइम। इसी एसिटाइल कोएंजाइम को हम आगे इंटर करवाएंगे किसमें, क्रैब साइकिल में। इसके दोनों नाम याद रखने हैं आपको। इसके 2 नाम क्या है, एक इसका नाम है लिंक रिएक्शन, एक नाम क्या होता है, लिंक रिएक्शन, और एक नाम है इसका ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और इसका काम क्या है, अगर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन इज अ रिएक्शन विच प्रोवाइड लिंक बिटवीन पायरुविक ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल। यानी कि ये पायरुविक एसिड को किसमें एंटर करवाएगा, क्रैब साइकिल के अंदर एंटर करवाएगा। बस इसका इतना ही काम है। और करता है क्या है, 3 कार्बन के पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देगा 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम में। होप यहां तक समझ आया होगा आप लोगों को। जा रहे हैं क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल के और भी नाम होते हैं बहुत सारे। सबसे पहले आपको तीनों नाम पता होना चाहिए। एक नाम होता है इसका ट्राई कार्बोजिलिक एसिड साइकिल, क्रैब साइकिल, सिट्रिक साइकिल। TCA की फुल फॉर्म होती है, याद रखना है, ट्राई कार्बोजिलिक साइकिल। तो ये क्वेश्चन आपको तीन तरीके से पूछ सकता है, एक्सप्लेन क्रैब साइकिल, एक्सप्लेन ट्राई कार्बोजिलिक साइकिल, या एक्सप्लेन सिट्रिक साइकिल। तीनों साइकिल एक ही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको बनाना बहुत आसान है। आपको मैं कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ निमोनिक बताऊंगा जिससे आप इसको इजीली बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले हमें एक सर्कल बना लेना है, और आपको इस पे कितने कार्बन अटैच करने हैं, टोटल 8। कितने कार्बन अटैच करने हैं, 8। तो इसके लिए हम 8 लाइन खींच देंगे, एक ऊपर, एक नीचे, 3 इस साइड और 3 इस साइड। इसके बाद आपको इसकी नंबरिंग कर देनी है। यहाँ पे हम नंबरिंग डाल देते हैं 1 2 3 4 5 8। हमने नंबरिंग कर दी। अब यहाँ पे सेकेंड चीज याद रखना है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आएगी। उसके लिए मैंने एक निमोनिक बना रखा है। क्या आपको याद रखना है, ओ सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। यानी ओ से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सिट्रेट से सिट्रेट ही रहेगा, आइसोसिट्रेट आइसोसिट्रेट रहेगा, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट। पहले हम डालते इतना, तो सबसे पहले कार्बन पे क्या डलेगा,
ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फिर हमारा क्या डलेगा दूसरे कार्बन पे, सिट्रेट। थर्ड पे क्या डलेगा, आइसोसिट्रेट। फोर्थ पे क्या डलेगा, अल्फा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब ये हमें याद कैसे रखना है, तीन लड़की है, एक लड़की का नाम है सिट्रेट, एक का नाम है आइसोसिट्रेट और एक का नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। उसको तीन लड़कियां और है, उनका नाम है हमारा सक्सीनेट, फ्यूमारेट और मेलेट, यानी 6 लड़कियां टोटल। तीन लड़कियों का नाम है सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, आपको ऐसे याद रखना निमोनिक होम। याद कैसे, हमने नंबरिंग कर दी कार्बन की 8। इसके बाद हमें याद रखना है तीन तीन लड़कियों का 2 ग्रुप है, मैं आपको करवाता हूँ याद। एक लड़कियों का ग्रुप कौन सा है, एक लड़की में सिट्रेट, एक लड़की का नाम है आइसोसिट्रेट, एक लड़की का नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तीन लड़कियां और है, इन तीन लड़कियों का नाम क्या क्या है, सक्सीनेट, फ्यूमारेट और मैलेट। ये तीन लड़कियां इनको बोल रही है ओ। ओ से याद रखना सबसे पहले क्या आएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये तीन लड़कियां बोल रही है इन तीन लड़कियों को ओ सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तुम्हारी वजह से हम याद रख लेते हैं क्लब, इनको क्लब जाना चाहिए होगा। क्लब का नाम क्या है हमारा, सक्सिनाइल कोएंजाइम। तो ये तीन लड़कियां बोल रही है, 6 के 6 कहाँ जा रही थी, क्लब घूमने जा रही थी। ये तीन लड़कियां इनको बोल रही है कि तुम्हारी वजह से, तुम तीनों के वजह से हम क्लब में, क्लब का नाम क्या है सक्सिनाइल कोएंजाइम, जाने से लेट हो गए। तो देखो इसको अब कैसे याद रखेंगे, इन तीनों ने बोला ओ से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सबसे पहले क्या आएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फिर पहली वाली का नाम लिया सिट्रेट, तो सिट्रेट। फिर किसका नाम लिया, आइसोसिट्रेट। फिर किसका नाम लिया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। कहाँ जाने से लेट हुए, सक्सिनाइल कोएंजाइम के क्लब में। तो यहाँ पे क्या डलेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम। क्या डलेगा यहाँ पे, सक्सिनाइल कोएंजाइम। अब कौन कौन लेट हो गया, अपना नाम बताएंगे। सबसे पहले लड़की का नाम क्या है, सक्सीनेट। फिर लड़की का नाम क्या है, फ्यूमारेट। और थर्ड लड़की का नाम क्या है, मैलेट। तो देखो निमोनिक याद करना बहुत आसान हो गया है, ओ सिट्रेट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। क्लब का नाम क्या आएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम। अदर तीन लड़कियां कौन थी, सक्सिनेट, फ्यूमारेट और मैलेट। हम इजीली नाम लिख देंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, हमें कार्बन्स के नंबर याद रखने हैं कि कार्बन्स के नंबर कैसे चलेंगे। तो उसके लिए भी हमने फॉर्मूला बना रखा है, वो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, 4 6 स्क्वायर 5 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये याद रखना है। यानी सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन। इजीली हो जाएगा अगर आपने निमोनिक याद कर लिया। सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का होगा, 6। आइसोसिट्रेट भी कितने कार्बन का होगा, 6। अल्फा कीटो कितने कार्बन का होगा, 5। फिर हमारा जो सक्सिनाइल कोएंजाइम होगा वो कितने का होगा, 4। सक्सिनेट कितने का होगा, 4। फ्यूमारेट भी 4 कार्बन। और मैलेट भी कितने कार्बन का होगा, 4 कार्बन। तो देखो नाम याद रखना और कार्बन का नंबर देना हमारे लिए कितना आसान हो गया, इसे हम इजिली याद रख लेंगे। अब तुम्हें एक चीज याद रखना है, जहां पे भी कार्बन का नंबर कम हो रहा है, यानी कहीं पे 6 कार्बन है, 6 कार्बन से 5 कार्बन हो रहे हैं, तो वहां पे तुम्हें 2 चीजें लिखनी है। हमें पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड नंबर कम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी कार्बोजिलेशन। क्या बोलते हैं, डी कार्बोजिलेशन। और जहां पे भी डी कार्बोजिलेशन होगा वहां पे NAD प्लस टूटेगा किसमें, NADPH में। याद रखना है आपको। तो यही हम करके दिखाएंगे क्या क्या होगा इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन से किसमें गया, 6 कार्बन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 से फिर 6। अब यहाँ पे देखो 6 कार्बन से कितने कार्बन बन गए, 5 कार्बन। तो यहाँ पे हमें एक CO2 रिलीज होता हुआ दिखाना है और प्लस यहाँ पे दिखाना है कि NADP प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NADPH प्लस में। याद रखना जहां पे भी कार्बन नंबर कम हो रहा है वहां पे क्या दिखाना है कि डी कार्बोजिलेशन हो रहा है, और वहां पे NADP प्लस कन्वर्ट होता है NADPH में। और देखो नेक्स्ट कहां पे कार्बन नंबर कम हो रहा है, यहाँ पे भी। ये 5 कार्बन से कितना कार्बन बन रहा है, 4 कार्बन, ये तो पढ़ लिया। अब 5 कार्बन से देखो यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक CO2 रिलीज हो रहा है और NADP प्लस
किसमें कन्वर्ट होगा, NaCPH में। ये आपको याद रखना है। फिर आगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हमने वो टॉप पे लिख दिया है, सक्सिनाइल कोएंजाइम। फिर यहाँ पे 4 कार्बन, कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई हमें याद रखना है सक्सिनाइल कोएंजाइम और सक्सिनेट के बीच में एक एटीपी डायरेक्ट रिलीज होता है। तो यहाँ पे एक एटीपी डायरेक्ट रिलीज करके दिखाना है। हमें याद रखना है फ्यूमारेट और सक्सिनेट के बीच में एक FADH रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, एक FADH। ये चीजें आपको याद रखनी है। बस हमारा क्रैब साइकिल क्या हो गया, खत्म हो गया। इसमें हमने देखा कि हमारे पास NaDH कितना बन रहा है, 2 तो यहां बन रहा है। अब देखो अगर मैं यहां पे इसको कनेक्ट करूं तो कैसे कनेक्ट हुआ था। सबसे पहले था हमारे पास पायरुविक एसिड। सबसे पहले क्या था, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के अंदर लिंक रिएक्शन हुआ और ये कन्वर्ट हुआ किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम में। और इसको कन्वर्ट करवाने के लिए हमें लगा था एक NaCP+। और आगे फिर एसिटाइल कोएंजाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। ये पूरी साइकिल इस तरह से कनेक्ट है, आपको ये याद रखना है। होप क्रैब, हम लोगों ने क्रैब साइकिल भी समझ लिया। हम आगे पढ़ेंगे कि अब ये आखिरकार एनर्जी पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कैसे मूव करती है। यानी हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज ETS, बोलना है कि ETS टेल अस अबाउट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर पाथवे। यानी हमें बताने की कोशिश करता है कि इलेक्ट्रॉन का पाथवे, कैसे इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर में आगे बढ़ता है। तो ETS की हम डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, द पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है मैं ये, द पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, द पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या कहलाता है, ETS। बहुत इजी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन क्या पाथवे, कैसे वो ट्रांसफर करता आगे, क्या कहलाता है, ETS। अब इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाना भी बहुत आसान है। इससे पहले आपको याद रखना कि ETS होता कहाँ पे, ETS होता है मेम्ब्रेन ऑफ, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर कोई लोकेशन पूछता है कि ETS होता कहाँ पे, हमें बताना कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमने ETS देख लिया क्या होता है, और ETS कहाँ पे होता है ये भी देख लिया, कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। अब इसको बनाते हैं, हमें बनाना कैसे है, ये बनाएंगे हम इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे हमारे बनाने 4 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। है क्या है, अभी मैंने बता दिया क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो इन कॉम्प्लेक्स के नाम दे देने, कॉम्प्लेक्स 1 पहला वाला कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। ये पांचों कॉम्प्लेक्स है। ETS के अंदर सिर्फ हमारे 4 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, याद रखना है। ETS के अंदर कितने कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, 4। अगर हम 5वां कॉम्प्लेक्स भी इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसका नाम पड़ जाएगा, आगे मैं बताता हूँ उसका नाम क्या पड़ जाएगा। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स हमने बना लिया, 4 कॉम्प्लेक्स कौन कौन से। अब हमें ना कुछ निमोनिक याद रखना है। क्या, मैं बताता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो
हमने 4 कॉम्प्लेक्स बनाया और कॉम्प्लेक्स का नाम दे दिया, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। तुम्हें कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में एक और कॉम्प्लेक्स बनाना है जिसका नाम रखना है प्लास्टोक्यूनोन, जिसको हम शॉर्ट में पीक्यू लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में तुम्हें बनाना है साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स। इतना बन जाएगा। फिर हमें याद रखना कि किन चीजों का ब्रेकडाउन होता है। कॉम्प्लेक्स 1 में कौन टूटता है, NADP प्लस, किसमें टूटेगा, NADP में, प्लस इसके साथ क्या निकलेगा, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करेगा। कॉम्प्लेक्स 2 पे कौन टूटता है, FADH। कौन टूटता है कॉम्प्लेक्स 2 पे, FADH, और किसमें टूटेगा, FADP प्लस, प्लस इसमें से निकलेंगे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स 1 पे कौन टूटेगा, NADPH, किसमें कन्वर्ट होगा, NADP प्लस हाइड्रोजन और उसके साथ साथ क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। कॉम्प्लेक्स 2 पे कौन टूटेगा, FADH, क्या बनेगा, FAD प्लस, प्लस हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। अब यही दोनों इलेक्ट्रॉन आगे कैसे ट्रांसफर होंगे, यही हमें याद रखने हैं। इसके लिए निमोनिक एक बहुत आसान, हमने पढ़ लिया सबसे पहले, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 बना दिया हमने, कॉम्प्लेक्स भी देख लिया। अब इसे याद कैसे रखें, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो जाएगा FMN के पास, फिर जाएगा FES के पास, फिर जाएगा प्लास्टोक्यूनोन के पास। कॉम्प्लेक्स 2 में से भी ये जाएगा FES के पास, और FES से जाएगा प्लास्टोक्यूनोन के पास। इसको निमोनिक है याद रखने का तरीका, एक लड़का है फमन, फमन और एक लड़की है प्लास्टोक्यूनोन, तो हमें ऐसे याद रखना है, फमन फंस गया प्लास्टोक्यूनोन के साथ, फंस गया किसके साथ, प्लास्टोक्यूनोन के साथ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से भी कहा जा रहा है प्लास्टोक्यूनोन में भी, और कॉम्प्लेक्स 2 से भी कहा जा रहा है प्लास्टोक्यूनोन में भी। जनरली अगर बच्चे के दिमाग में क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स 2 में, बट ऐसा होता नहीं है। कॉम्प्लेक्स 1 से भी और कॉम्प्लेक्स 2 से पहले कहा जाएगा प्लास्टोक्यूनोन के पास, और प्लास्टोक्यूनोन के बाद जाएगा कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 में होगा साइटोक्रोम बी, फिर साइटोक्रोम से हमेशा बीच में FES बनाना, ये याद रखना है, फिर साइटोक्रोम सी। इसको याद रखने का तरीका क्या है, फमन फंस गया प्लास्टोक्यूनोन के साथ, फंस गया प्लास्टोक्यूनोन के साथ, फिर BC, याद रख लेना, BC तो आसान है, BC। फिर यहां से जाएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से जाएगा साइटोक्रोम A1 में, साइटोक्रोम A1 के बाद जाएगा साइटोक्रोम A3, और यहां से रिलीज क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन है ही, और हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से, वाटर। क्या बन जाएगा, वाटर। अभी एनर्जी आगे, फिर ये एनर्जी आगे जाएगी, और इस एनर्जी का लास्ट में यूज करने का कॉम्प्लेक्स 5। यहाँ पे दो छोटे कॉम्प्लेक्स होता है, एक होता है F0 और एक होता है F1। इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास ऑलरेडी क्या होता है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब इस एनर्जी का, ये इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का ये कॉम्प्लेक्स यूज करेगा क्या बनाने के लिए, ATP। तो याद रखना है आखिरकार 5वें कॉम्प्लेक्स में एनर्जी पहुंचता है, और इस एनर्जी का यूज कर लेता है ये क्या बनाने के लिए, ATP बनाने के लिए। तो ये इजिली आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। सबसे पहले होता क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, 5 कॉम्प्लेक्स बनाने, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5। पहले कॉम्प्लेक्स में ब्रेकडाउन दिखाना है NADP प्लस का, दूसरे कॉम्प्लेक्स में ब्रेकडाउन दिखाना है FAD प्लस का। दोनों से क्या रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन, बट दोनों कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, प्लास्टोक्यूनोन के पास। फिर प्लास्टोक्यूनोन से जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास, कॉम्प्लेक्स 3 से जाएगा इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, फिर वहां से कॉम्प्लेक्स 4, और कॉम्प्लेक्स 4 में ऑक्सीजन रिलीज होगा, और वहां से क्या बनेगा, वाटर। और फिर आगे इस एनर्जी का यूज कॉम्प्लेक्स 5 कर लेगा क्या बनाने के लिए, ATP बनाने के लिए। तो हमारा ETS यहीं पे समाप्त होता है। रेस्पिरेटरी कोशेंट, रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या बताता है कि रेस्पिरेशन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ है, यानी कितना कार्बन डाइऑक्साइड लगा है और उसके बदले कितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ है। इनका रेशो क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी कोशेंट, इट इज द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितना CO2 लगा है, टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम इन द रेस्पिरेशन। यानी हमें पता है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कौन कौन हमारा इवॉल्व होता है, कौन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन चाहिए, ऑक्सीजन। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कितना ऑक्सीजन चाहिए, इन दोनों का रेशो क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी कोशेंट। कार्बोहाइड्रेट के केस में ये रेस्पिरेटरी कोशेंट 1 आता है, क्यों, क्योंकि 6 CO2 चाहिए और कितना ऑक्सीजन रिलीज होता है, 6 ऑक्सीजन चाहिए और कितना CO2 रिलीज होता है, 6 ही। तो ये दोनों कट के कितना आ जाएगा, 1। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 6,
6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, सॉरी रिलीज कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है रेस्पिरेशन में? 6। और ऑक्सीजन कितना चाहिए? 6 ही। इन दोनों को काटोगे तो क्या रेशो आएगा? 1:1। तो याद रखना है कार्बोहाइड्रेट के केस में रेशो क्या आता है? 1:1। वहीं पे जब हमारा ब्रेक डाउन होता है किस किस का? प्रोटीन का, तो ये रेशो आता है 0.9। अगर हम बात करें फैट्स की तो हमारा रेशो आता है 0.7। ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बाकी आपकी मर्जी, अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। हमें कार्बोहाइड्रेट का रेशो याद रखना है, 1 आता है, प्रोटीन का 0.9 और फैट का 1। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। ये चैप्टर इसी के साथ हमारा खत्म होता है।